नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। देश की राजनीति बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। देश में पहली बार गरीबी के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान लोकसभा में एक बिल के माध्यम से पेश किया गया है। इस अध्यादेश में ये बात कही गई है, इसमें ये बात मानी जा रही है कि 10% उन लोगों को हम आरक्षण देंगे जो अभी तक जिनको आरक्षण की किसी प्रकार से सुविधा नहीं मिल रही थी। यानी अनारक्षित वर्ग को पहली बार, इसमें सभी समुदाय सभी धर्म के लोग सम्मिलित होंगे, जिनको 10% का रिजर्वेशन नौकरी में मिलेगा, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी मिलेगा। इनमें कौन लोग हैं? क्या इनको सवर्ण माना जाए या उनको वो माना जाए कि जिन्हें अब तक आरक्षण की सुविधा का किसी प्रकार से लाभ नहीं मिल रहा था, उन जातियों को पहली बार इस देश में गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा 10%। इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुस्लिम भी होंगे, इसमें सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, तमाम जातियां इसमें होंगी जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। ये 10% के आरक्षण का ट्रम्प कार्ड भारतीय जनता पार्टी को कितना चुनावी फायदा देगा, इसको लाने के पीछे सरकार का मकसद क्या है, और ये क्या वाकई में उन गरीब सवर्णों के साथ, गरीब लोगों के साथ जिनको आरक्षण की सुविधा इस देश में नहीं मिली थी और वो लगातार पीछे होते जा रहे थे, उनको क्या आगे कर पाएंगे? ये कब तक लागू होगा? ये पहल कब तक सार्थक परिणाम में तब्दील होगी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस देश में सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात की है कि अब तक जो इस देश का संविधान और कानून है, ये बताता है कि 50% आरक्षण से अधिक इस देश में रिजर्वेशन लागू करने की कोई सुविधा नहीं है। इस पर रोक भी है। इसलिए भारत की हुकूमत को आज संसद में संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जाना पड़ा और 50% से अधिक यानी 60% का रिजर्वेशन माना जाएगा। तो अब तक 50% चीजें तो रिजर्वेशन के माध्यम से जाती थी और 50% पर उन लोगों का कंपीट करते थे जो मुख्यतः अनारक्षित वर्ग के होते थे। अब इसमें 10% और कम हो गया है। क्या इसको इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, या इसको इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि वाकई में जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, जो गरीबी के आधार पर हैं, जिनका अपलिफ्टमेंट सोशली नहीं हो पाया है, क्या उनका वाकई में उनका जीवन बदलेगा? पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है। आज डिबेट हम सब लोग भी करेंगे और ये समझेंगे कि वाकई में गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए या जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। सोशल अपलिफ्टमेंट का हम क्या ऐसा एक फार्मूला डेवलप करें कि जिससे हम सभी के साथ न्याय कर सकें। सामाजिक न्याय समितियों की रिपोर्ट भी कई पेंडिंग चल रही हैं, हमें उस पर भी ध्यान देना होगा, उस पर भी हमें चर्चा करनी होगी और ये समझना होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है। दूसरी एक महत्वपूर्ण डिमांड है जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग चली आ रही है, जो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक बड़ा इशू है, जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस। जब तक जातीय जनगणना नहीं हो जाएगी, ये तय नहीं हो जाएगा कि किस जाति की कितनी आबादी इस देश में है, उनका सोशल एम्पावरमेंट हुआ है नहीं हुआ है, उनका सोशल अपलिफ्टमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तब तक ये तय कर देना कि किसको 10%, किसको 17%, किसको 7.5%, ये तय करने का एक कोई कंसेंसस नहीं बन पा रही है। एक आम सहमति का कोई फार्मूला तभी बनेगा जब भारत में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। तो आइए इस पर क्या है कि स्टेटमेंट्स आए हैं इस गरीबी के आधार पर जो आरक्षण देने की पहल है मोदी सरकार की, उस पर रिएक्शंस क्या है वो सुनिए। फिर एक बहुत जानकार लोगों के साथ मैंने आज की एक डिबेट आमंत्रित की है। वो सभी जाति के परिवार जिनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता और जिनकी आय 8 लाख से कम है, वो परिवारों के सभी युवाओं को शिक्षा और नौकरी दोनों में आरक्षण देने का फैसला किया गया है। ये आरक्षण 50% की सीमा से ज्यादा होगा। 10% आरक्षण इन युवाओं के लिए रखा जाएगा। स्वर्ण समाज के गरीबों को 10% आरक्षण दिए जाने के लिए गए फैसले का बीएसपी स्वागत करती है। हालांकि बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव होने से ठीक पहले लिया गया इनका ये फैसला हमें वास्तव में सही नीयत से लिया गया फैसला नहीं लगता है। चुनाव आने वाला है, 2 करोड़ नौकरियां नहीं हैं, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान दुखी हैं, व्यापारी दुखी हैं, जनता दुखी है और
अब इनको लगता है कि हम क्या करें अब, तो यही एक रास्ता निकल गया है कि भाई किसी तरीके से 10%, तो ही इज़ दी 10% प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी के इस ट्रंप कार्ड ने बाकी राजनीतिक दलों को बेचैन कर दिया है और मोदी की अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया है। कोई इसका खुलकर सब विरोध नहीं कर सकता। कारण क्या है कि एक बड़े हिस्से को, वोट बैंक को नाराज करने का जोखिम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती है। इसलिए आरक्षण इस देश की सियासत का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो आज की डिबेट में मैंने राकेश त्रिपाठी, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, जूही सिंह, सीबी पांडे साहब, अरुण राजभर, गजेंद्र त्रिपाठी, अनिल दुबे, प्रोफेसर कविराज, प्रतीक सोम और वीरेंद्र सिंह को आमंत्रित किया है आज की डिबेट में। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आज शाम आप सभी इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए जमा हुए। राकेश त्रिपाठी जी, आरोप ये लग रहा है कि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए और SC/ST एक्ट को लेकर जो आपके वोट बैंक में नाराजगी थी उसको दूर करने के लिए आप ये पॉलिटिकल ये रिजर्वेशन का दांव चल रहे हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि बहुत सारे लोगों के लिए आज कहने के लिए शब्द कम पड़ गए हैं, इसलिए अलग अलग प्रकार के कुतर्क गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं, हालांकि ऐसा होना चाहिए था। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए था। ऐसे सारे शब्द जो लोग नानुकुर के साथ स्वीकार कर रहे हैं ना, इन तमाम दलों ने एक बार अपने घोषणा पत्रों में, संकल्प पत्रों में, चुनावी वादों में बार बार इस बात को कहा है कि हम गरीबों के साथ खड़े हैं, हम चाहते हैं कि गरीब अनारक्षित वर्ग के लोगों को भी आरक्षण मिले। और आज जब इसका साहसिक फैसला नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर लिया है तो आज इन लोगों को आश्चर्य हो रहा है और इस बात की पीड़ा भी हो रही है कि ये तो हम केवल कहा करते थे, इन्होंने कर कैसे दिखाया है। हाँ। वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थापित किया है कि साहसिक फैसले लेने का अगर मादा किसी में है तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी में है। अगर देश की सीमा सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है, हम नोटबंदी कर सकते हैं, तो हम टाइमिंग को लेकर सवाल है कि आपने 5 साल तो पूछा नहीं, अब जब चुनाव नजदीक है तब आप लेकर आए हैं। टाइमिंग को लेकर सवाल है। टाइम पर सवाल उठाने वाले सारे लोग 2017 में भी अगर हम लागू करते तो टाइम पर सवाल उठाते, कहते उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, इसलिए ला रहे हैं। 2018 में लागू करते तो कहते मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, इसलिए लेकर आ रहे हैं। अब 2019 में लेकर आ रहे हैं तो कह रहे हैं लोकसभा चुनाव है। इस देश में हर समय कोई ना कोई चुनाव होता है। क्या चुनाव के कारण पॉलिसी पैरालिसिस हो जाए? क्या सरकार डिफक हो जाए? अगर 4 महीने पहले से क्या सरकार कोई निर्णय करना बंद कर दे? मैं मानता हूं कि जो भी निर्णय लाया जा रहा है वो निर्णय मेरिट के आधार पर कैसा है, इस पर डिबेट होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो लेकिन एक बात बताइए, एक ये भी महत्वपूर्ण मसला है कि जब तक आप जातिगत जनगणना नहीं कर लेते हैं, कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज नहीं होता, तब तक ये कैसे पता चलेगा कि किस जाति की कितनी आबादी है और उसको किस आधार पर आप रिजर्वेशन देंगे? कोई क्राइटेरिया होगा? क्योंकि 10% आप दे रहे हैं, तमाम हिंदू हैं, इसमें मुसलमान भी आएंगे, इसमें सिख भी आएंगे, इसमें ईसाई भी आएंगे, तो इसका फायदे का प्रतिशत लोगों तक कहां पहुंच पाएगा? देखिए ब्रिजेश जी, वास्तविकता में आज जब गरीब जातीय जनगणना जारी करिए, गरीब सवर्णों की बात हो रही है तो तमाम सारे तर्क किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा ही एक बयान जब जिसको आप समीक्षा के संदर्भ में दायरे में ला रहे हैं कि जातीय जनगणना करिए और समीक्षा करिए कि कौन कितना अपलिफ्टमेंट किसका हुआ है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जो स्पिरिट थी, जो उनकी भावना थी, वो कितनी लागू हुई है। ऐसी ही बात जब संघ प्रमुख ने कह दी थी तो बवंडर बच गया था, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा अफवाह फैलाई गई। आज गरीब सवर्णों को आरक्षण, अच्छा, जातिगत जनगणना आप जारी करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि जो भी आवश्यक होगा, जो वंचित समाज है उसको अधिकार देने के लिए, अवसर की समानता देने के लिए हम उससे पीछे। ओके, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, इस बिल को आप सपोर्ट करेंगे, इस बिल की खिलाफत करेंगे या इस बिल में कमियां तलाशेंगे? आपका एजेंडा क्या है? देखिए ब्रिजेश जी, कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से इस बात को स्पष्ट किया और वो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी भी है कि जब भी किसी गरीब, वंचित, शोषित के लिए सरकार खड़ी होगी, कांग्रेस पार्टी समर्थन में खड़ी होगी। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो अंत्योदय से लेकर सर्वोदय तक है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति के लिए अगर सरकार ने कभी कदम बढ़ाया है, कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ के समर्थन किया है। तो अब इस पे एतराज बताओ मुझे, आपको एतराज किस बात पे? नहीं, कांग्रेस पार्टी को कोई एतराज नहीं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने बाकायदे व्हिप जारी करके अपने सांसदों को उपस्थित रहने के लिए कहा भी है। लेकिन जो बात अभी राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे, टाइमिंग की बात, खुद इन्होंने उसको पहले ही स्वीकार कर लिया। ये तमाम बातें, और जिस तरीके से इसको सवर्ण आरक्षण बिल के नाम से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 दिनों से लगातार बहुप्रचारित किया है, असल में ये सवर्ण बिल कैसे हो गया? ये सवर्ण कैसे? तो गरीबों के लिए है ना, ये गरीबों के लिए, और इसको इसमें सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग शामिल हैं। 10% में आप सोचिए, तो आपको कोई एतराज नहीं है ना, मुस्लिम, और जातिगत जनगणना आप नहीं चाहते हैं। एक बात ब्रजेश जी जरूर उठती है कि 4 साल 8 महीने बीत गए और सरकार के मुश्किल से 90 दिन बचे हैं। पार्लियामेंट का अंतिम दिन था,
और तब ये इस बिल को लाए हैं। और किसके भरोसे लाए हैं? जो अभी ये कह रहे थे, जेटली साहब भी आज पार्लियामेंट में उसी गुरूर और घमंड के साथ बात कर रहे थे। वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी 133 साल में अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझ पाए हैं, हाथ तो फिर से समझ लें। हम जूही सिंह जी, ऑलराइट, प्लीज, गरीबों के साथ डॉक्टर हमेशा खड़े हैं। प्लीज कॉपरेट। ऑलराइट, जूही सिंह जी, धन्यवाद, आपने कार्यक्रम को ज्वाइन किया। समाजवादी पार्टी का स्टैंड तो क्लियर हो गया कि आप इस बिल को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप इसमें नियम और शर्तें लागू कर रहे हैं। तो वो नियम और शर्तें क्या हैं कि आप इस बिल को मानेंगे? और दूसरा, अब आज ये पहली बार स्टेटमेंट आया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि पिछड़ों की जनसंख्या तो 64% है, तो हमें 54% तो कम से कम रिजर्वेशन मिले। तो सारा रिजर्वेशन अगर बट ही जाएगा तो फिर आम आदमी को क्या मिलेगा? ब्रिजेश जी, समाजवादी पार्टी 4 साल 8 महीने से पार्लियामेंट का सेशन में कह रही है आपके पास जातीय और आर्थिक सामाजिक जनगणना मौजूद है, जो पब्लिक डोमेन में है, वो 2011 की है, उसको आप जारी कर दीजिए, उस हिसाब से आप रिजर्वेशन दे दीजिए, तो किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी, सब लोग संतोषजनक तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी बात, ये सरकार इस तरह के निर्णय जिसका ये क्रियान्वयन कर नहीं सकती, इसके लिए फेमस है, ना ये ऐतिहासिक है। अभी हम लोग इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब हम लोग एनालाइज करेंगे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कितना हुआ। तीसरी बात, 24 लाख पद आपके पास SC ST और OBC के खाली पड़े हैं, कल उसको भी भर लीजिए। समाजवादी पार्टी आपको सपोर्ट करते हुए ये कह रही है, ये कोई चैलेंज नहीं है, हम तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इसका क्या कहने का मतलब है कि देखिए, आज रामगोपाल यादव जी ने ये बात कही कि पिछड़ों की आबादी 64% है और हमें आरक्षण सिर्फ 27% का मिल रहा है, हमें 54% का हक चाहिए। तो किस आधार पे आप देंगे ना? जो तो आपको कैसे पता कि आप 64%? तो आप बता दें हमको, हम तो आपसे आज नहीं 4 साल 8 महीने से पूछ रहे हैं कि जातिगत मतगणना, हम अपना ही सर्वे तो दे सकते हैं, आधिकारिक तो भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी ना। अगर उसको काम करना हो, नियत साफ हो, ये पार्लियामेंट है, ये कोई चुनौती या वार नहीं है कि आप लड़ाई कर रहे हैं, आपको सहयोग चाहिए आप लीजिए, लेकिन और गरीबों के लिए ये नहीं है, मैं क्लियर कर दूं। जो आपने गरीबी रेखा की बात की है, ये बैकवर्डनेस के हिसाब से अगर आप ये रिजर्वेशन दे रहे हैं तो आप बैकवर्डनेस। मेरे पास एक डेटा है कि कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में एक बार कोशिश की थी और सवर्णों को 3% आरक्षण दिया था, जिसको बाद में पांडे जी कोर्ट ने खत्म कर दिया था। तो क्या आपको लगता है कि इसका जो कुछ भी संविधान संशोधन होगा, या हम 50% की कैप को आगे बढ़ाकर 60% पे ले जाएंगे, तो सरकार का ये फैसला क्या जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा या नहीं आएगा? जुडिशियल रिव्यू के दायरे में जरूर आएगा, लेकिन ये जो नरसिंह राव ने भी कोशिश की थी। जी जी, नरसिंह राव ने भी 91 में आरक्षण का आधार बदलने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो वर्तमान व्यवस्था है आरक्षण में, उस वर्तमान व्यवस्था में की थी। वर्तमान व्यवस्था में है कि ST ST एक्ट को देना है और दूसरा है कि बैकवर्ड को देना है। संविधान के 15 में, अनुच्छेद 15 और 16 में यही व्यवस्था है। लेकिन अब इन्होंने तो जो अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट करके अब आर्थिक आधार जोड़ा है। अनुच्छेद 46 है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है, उसमें ये है कि अगर कमजोर वर्ग के लोग, अर्थ उनका कम है, गरीब हैं, अर्थ मतलब गरीब तो वर्ड नहीं है, आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग लोगों को आगे बढ़ाना हो रहा है। क्या ये आर्थिक आधार पर? हाँ, ये आर्थिक आधार वो डाल रहे हैं, तो डालना पड़ेगा तो वो डालना है कि आर्थिक आधार पर भी अब आरक्षण। तो नरसिम्हा राव ने क्या गलती की थी? उसमें अमेंडमेंट नहीं किया था, बिना अमेंडमेंट के। तो जो वर्तमान व्यवस्था थी उसी हिसाब से हुआ था। अगर अमेंडमेंट करके भारत की सरकार जाती है तो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा नहीं आएगा? अब ये देखा जाएगा कि अमेंडमेंट में उन्होंने यही कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो अनुच्छेद 47 है, उसमें ये कहा गया कि अर्थ के आधार पर भी कमजोर वर्ग को, अगर गरीब है तो उसको आप आगे बढ़ाएंगे। तो क्या गरीब को आगे बढ़ाने में स्पेशल प्रोटेक्शन भी आएगा कि नहीं आएगा? अब ये सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करेगा कि इस तरह का स्पेशल प्रोटेक्शन देने जा रहे हैं ना आप, कि आर्थिक आधार पर गरीब कमजोर वर्ग के लोगों को, कमजोर वर्ग में जिसको भी मानिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो कमजोर वर्ग है, तो वर्ग है, जाति नहीं हुआ। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को क्या आप इस तरह से प्रोटेक्टिव मेजर दे सकते हैं? आरक्षण इज प्रोटेक्टिव मेजर, ये बराबरी का काम है, लेकिन प्रोटेक्टिव मेजर। तो क्या उनको सुरक्षा के लिए आप आरक्षण दे सकते हैं कि नहीं देते? ये सुप्रीम कोर्ट आपको लगता है कि इसका लाभ होगा? समझ से ये सुप्रीम कोर्ट उचित कदम है, क्योंकि देखिए पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा देश में 33% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये तो बाद में बहस होगी कि 8 लाख का ये आपका क्राइटेरिया सही है कि नहीं है, ये तो शायद नॉट सस्टेन हो, तो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन इस देश में 33% लोग हैं पॉपुलेशन में, 40 करोड़ लोग वो लोग हैं जिनकी 32 रुपया पर डे इनकम है।
तो उनको आपको कवर करना पड़ेगा वास्तव में। लेकिन इसमें सर कोई एक कास्ट तो है नहीं, हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी वर्ग आएंगे। है ना, वर्ग है, इट्स नॉट अ कास्ट। हाँ, जो भी उस आर्थिक के क्राइटेरिया में आएगा उसको लाभ मिलेगा, सब आ जाएगा। इनका तो अलग सर्टिफिकेट भी बनेंगे। इसको और से सिंपलीफाई, इसके सर्टिफिकेट तो अब तक सवर्णों के बनते नहीं अब ये है। simplify आर्थिक आधार पर इस देश में सर्टिफिकेट कहाँ बनता है? अब जो या तो ITR आप मानेंगे कि साहब यही ITR हमारा सर्टिफिकेट है, जो शेड्यूल कास्ट इनकम टैक्स रिटर्न। देखिए, अब जो शेड्यूल कास्ट का नहीं है, जो पिछड़ा नहीं है, वो इसमें आ जाएगा। All और right. आर्थिक रूप से अगर अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। अनिल जी, धन्यवाद, आपने कार्यक्रम को ज्वाइन किया। मैं पहले आपसे इस विषय पर सवाल करूं, आपसे एक दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं। आज जयंत चौधरी मिलने आए थे अखिलेश यादव से, क्यों भाई? जी, मुलाकात हुई जी। हाँ, मैंने आपका वीडियो भी देखा कि आप भी साथ में थे। जी। तो अब जरा दर्शकों को बताइए, लाखों लोग सुन रहे हैं, क्या खिचड़ी पकाई आप लोगों ने? नहीं, जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन बनाने की बात है, बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बने, उस संबंध में बात करनी थी। और जो देश और राज्य की ताजा राजनीतिक स्थिति है, उस पर दोनों नेताओं के बीच में वार्ता हुई। तो 2 सीटें मिली आपको? नहीं, सीटों पर अभी तो प्रारंभिक चर्चा है। और क्या आप लोगों ने डिमांड की 2 मिल जाए, 3 मिल जाए? सीटों पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, कि सीटों पर प्राइमरी डिमांड क्या रखी? बागपत, मुजफ्फरनगर? नहीं, साथ मिलकर के काम करने की बात है कि हम सब लोग मिलकर के साथ। अरे कोई समाज सेवा थोड़ी हो रही है, कुछ तो सीटों की बात हुई होगी। नहीं, सीटों की बात तो सम्मानजनक स्थिति सभी दल चाहते हैं कि सम्मानजनक। आपका सम्मान कितने सुरक्षित होगा? नहीं, हमारा सम्मान जब वो भी बता देंगे आपको। इतने दबाव में क्यों आप? आज हमारी प्रारंभिक बात ब्रजेश जी हुई है जी। आपको वो बात भी बता देंगे जब फाइनल हो जाएगा। ऑलराइट, अब आप मुझे बताओ कि गरीबी के आधार पर जो आरक्षण देने की पहल मोदी सरकार कर रही है, आपका क्या इस पे स्टैंड है? नहीं, हमारा स्टैंड ये है कि लाए हैं, बहुत अच्छा है, इसका स्वागत करते हैं और हम इसका समर्थन भी करेंगे। लेकिन ये जो लाए हैं, इनकी मंशा पे संदेह लगता है कि देर में लाए। ये बात तो इनको पहले लानी चाहिए थी। अब जब चुनाव करीब आ गया तो इनको ये चीजें ऐसा क्या गलती कर डालें कि हर बात पर इन पर शक करते हो? नहीं, शक तो अगर ये ठीक से सड़क पे चले तो भी इन पे डाउट करते हो। उसमें कुछ जरूर गड़बड़ कर। अभी ब्रजेश जी चंद्रभूषण जी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स को देखना पड़ेगा कि उसमें लाएंगे। इस पर संविधान संशोधन में सभी दलों को इनको राय लेनी चाहिए थी, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। ओके, उस जगह पर उस तरह इन्होंने। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और कानून के मामले के बड़े जानकार हैं, प्रतीक सोम दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत जाने माने अधिवक्ता भी। बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, आपने कार्यक्रम को ज्वाइन किया। मुझे आप ये बताइए कि भारत की सरकार जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर आ रही है, आर्थिक आधार इसमें जोड़ा जा रहा है, अगर ये दोनों सदनों से पारित हो जाता है, अमेंडमेंट हो जाता है, फिर भी क्या ये जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा अथवा नहीं आएगा, जो आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल है? ब्रजेश जी, मेरे को आप 5 मिनट देना, मैं पूरा लीगल पर्सपेक्टिव इसका बता दूंगा। आज जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर ने 124th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश किया है, उसके अंदर आर्टिकल 46 के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसमें यह कहता है कि सरकार की जिम्मेवारी है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए। अब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहां पे होगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है आर्टिकल 15 यानी कि रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और आर्टिकल 16 यानी कि रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इन दोनों को अमेंड करना पड़ेगा। अब ये अमेंडमेंट कहां होगी? ये अमेंडमेंट होगी शेड्यूल 9 जो हमारा आर्टिकल 31B के अंदर है। शेड्यूल 9 में इंसर्शन की जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा। शेड्यूल 9 का मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं। 1951 में जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ने जब लैंड रिफॉर्म करना चाहे जमींदारी सिस्टम के खिलाफ, तब एक ऐसा शेड्यूल 9 बनाया जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जो भी चीज हम ये चाहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू ना हो, कोर्ट्स के पास ना जाए, उसको शेड्यूल 9 में लाके एक्ट बना दिया जाए। जिसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस हुए, गोलकनाथ केस हुआ, मिनर्वा मिल्स केस हुआ, और फाइनली हमारा एक केशवनंद भारती केस जो लीडिंग केस है आज भारत के अंदर, जिसके अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये डिफाइन। एक मेरा सवाल है आपसे, आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक है, आपने तकनीकी तौर पर बात कही। जी, मैं आपको 2-3 करने दीजिए, मैं आपको ये क्लैरिटी दे दूंगा मैं। ओके, गो अहेड जी। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है आप भले ही शेड्यूल 9 के अंदर इसको आप ले आइए, लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन होगा। अब किन मुद्दों पे होगा? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 2 चीज देखेगी कि क्या फंडामेंटल राइट किसी भी सिटीजन का
के साथ छेड़छाड़ करी गई है, या फिर जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डैमेज या डिस्ट्रॉय तो नहीं किया गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मिनिमम 3 जज की बेंच होगी जो इस बात पे डिसाइड करेगी। अब आज के मुद्दे पे अगर गवर्नमेंट अब एक मैं इंटरवीन कर रहा हूं आपको, मेरी एक बात सुनिए, को छेड़ती है, मैं आपको तो 1978 से लेके सुप्रीम कोर्ट के राजस्थान के स्पेशल बैकवर्ड बैकवर्ड क्लास कोटा तक के आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि सरकारों ने जितनी बार, ठीक है अमेंडमेंट किए बिना उन्होंने लागू करने की कोशिश की, लेकिन 1978 से लेकर राजस्थान तक का रिसेंट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि जैसे ही सरकारों ने स्पेशल कोटा बनाया, जैसे ही सरकारों ने आर्थिक आधार पर इसको लागू करने की कोशिश की, इमीडिएट कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इल्लीगल करार देते हुए रद्द कर दिया। मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर ये दोनों सदन पारित भी कर देते हैं, अमेंडमेंट हो भी जाता है, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता? एब्सोल्युटली किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में यह अड़ंगा आएगा कि सुप्रीम कोर्ट बोलेगी आपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ करी है। जो बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती के अंदर डिफाइन किया गया था 24 अप्रैल 1973 को, उसके अंदर छेड़छाड़ है, क्योंकि आप आर्टिकल 15 और 16 को छेड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सरकार की दलील यह रहेगी कि हम आर्टिकल 46 का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी कि आर्थिक आधार के ऊपर रिजर्वेशन हम वो दे रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छेड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट मैं इसमें अरुण राजभर को जोड़ना चाहता हूं आज की इस डिबेट में। एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं राजभर जी, धन्यवाद आपने कार्यक्रम को ज्वाइन किया। देखिए, अभी तो आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट ही उत्तर प्रदेश में लागू नहीं कर पाए। आपकी पार्टी की डिमांड थी कि कोटा विद इन कोटा किया जाए, वो मसला अभी भी न्याय समिति की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की सरकार के पास पेंडिंग है, वो अब तक तो लागू हुई नहीं। अब ये नई बात सामने आ गई कि भारत की सरकार अमेंडमेंट करके गरीबी के आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण देने जा रही है। आपका स्टैंड क्या होगा अब? देखिए, हमारी पार्टी लगभग 16 सालों से इस बात को कह रही है कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। आर्थिक आधार पर हर समाज में हर तबका गरीब है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण सिर्फ गरीब है, राजपूत गरीब नहीं है। आप बहुत पक्की जातिवादी राजनीति करते हो। ब्राह्मण से लेके मुसहर तक आप खुद बहुत तगड़ी जाति राजनीति करते हो और आज जात के आधार पर कह रहे हो रिजर्वेशन नहीं दिया जाए। मैं उदाहरण दे रहा हूं, सुनिए सवाल, आप सुनने का भी मादा रखिए। आप कहते हैं कि यादव, मौर्य और दूसरे जो ओबीसी में दूसरी कास्ट हैं वो ज्यादा रिजर्वेशन का हिस्सा ले जाती हैं। 27% में 20% आपका आरोप है, वही ले जाते हैं, 7% में बाकियों को मिलता है। आप खुद को जातियों को आपस में लड़ाने की बात करते हैं, आप खुद जातिवादी राजनीति करते हैं और आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पर आरक्षण न हो। आपकी पार्टी की बुनियादी जाति के आधार पर है और आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पर न हो। क्या कंट्राडिक्शन है आपकी बातों में? संवैधानिक, हम लोगों को संवैधानिक अधिकार मिला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं उस समाज को आरक्षण दे रहा हूं जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, उनको आरक्षण की व्यवस्था दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये शर्त रखा था कि हर 10 साल पर आरक्षण की समीक्षा होगी। आजादी के 72 साल गुजर गए, क्या एक बार भी समीक्षा हुई? आरक्षण खत्म कर दिया जाए देश से पूरी तरह? बिल्कुल नहीं। आप आरक्षण दे रहे हैं, इसका स्वागत है कि 10% सवर्णों को आरक्षण दिया जा रहा है, इसका स्वागत हम करते हैं। लेकिन आज जो राजभर, बिंद, केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, गुप्ता, चौरसिया, लोहार, धोबी, ये देश में जो मैं कह रहा था, यही बात बोला था ना, जो समाज रहता है बुनियादी जाति पर वो भी तो अशिक्षित है, वो जाति की बात नहीं करेंगे। आ गए एक लाइन से केवट, मल्लाह, बिंद को भी क्या क्या बोले जा रहे हैं। लेकिन जो कौन खा रहा है मलाई भाई? आरक्षण का लाभ अरुण राजभर, मलाई कौन खा रहा है ओबीसी के 27%? उस आरक्षण में जो हम विभाजन की बात कर रहे हैं, यादव, अहीर, ग्वाल, ढरौर, सोनार, ये आरक्षण का लाभ सबसे ज्यादा उठाया है। इसके आरक्षण पर रोक लगाने की बात हमने नहीं कहा था, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था। और उसी चीज को हम तो कह रहे हैं कि उसका विभाजन कर दो, जो मजबूत है एक तरफ, जो कमजोर है एक तरफ। ये कोई मंच नहीं लगा है, मैं इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ 27% जो ओबीसी का रिजर्वेशन है, इस पे मोटी मलाई कौन सी जाति खा रही है? इसमें स्पष्ट है यादव, अहीर, ग्वाल, ढड़होर, सोनार। आ गए ना एजेंडे पे, यही तो मैं कह रहा था। नहीं कह रहे ना, यही तो एजेंडा है आपका। और फिर आप अभी इसके पहले क्या कह रहे थे कि जाति के आधार पर आरक्षण न उठाई है, उनको आरक्षण देने के लिए विभाजन की बात कर रहे हैं। गजेंद्र त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद है, आप थोड़ा शांत रहें। गजेंद्र त्रिपाठी को जोड़ लेते हैं, ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं। तो धन्यवाद आपका गजेंद्र जी। आप मुझे बताइए, आज तो आप लोग को खुश होना चाहिए, मिठाई उठाई बांटनी चाहिए। देखिए, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात आज की डेट में चर्चा में आई है, यही बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, जब भी ऐसी बात होती थी लगता था जैसे कुछ भूकंप आ गया देश में। आज सरकार मजबूर हुई है, सरकार को समझ में आया है कि जो सवर्ण समाज है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है,
उनकी हालात को देख लिया जाए। अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था। मैं आपको एक करेक्शन देना चाहता हूँ, सर। ये इस गलत फहमी मत रहिए कि ये आरक्षण ब्राह्मणों के लिए आया है नहीं, या मैं तो ठाकुरों के ब्राह्मण लिए की बात आया ही नहीं कर रहा हूं, या सर। बनिया के लिए आया है। सर, इसमें- मैं ब्राह्मण की इसमें बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू भी सर। हैं, मुसलमान सर, भी हैं, सर, सिख भी हैं, इसमें सर ईसाई भी मुसलमान है, हैं। क्रिश्चियन है, प्रत्येक सिख लिसन सुन है, लीजिए, प्रत्येक ब्राह्मण है, अनारक्षित वर्ग राजपूत है, जिसको आज सभी वर्ग तक हैं, सर। रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, वो सब इसमें आच्छादित बिल्कुल होंगे। सर, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। आप बोलिए। आप सर, मुझे यह कहना है कि अभी देखिए, अभी थोड़ी सी चर्चा में समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि हमारा परसेंटेज इतना है, हमको इतना मिलना चाहिए। जिस दिन सोशल रिफॉर्म देश में, जिस दिन सोशल रिफॉर्म निकल के आएगा कि इतने बैकवर्ड सोशली तो सारी फॉरवर्ड हो नाराजगी चुके समाजवादी पार्टी के हैं, प्रवक्ता उस दिन से। इनको क्या हालात होगी ये नहीं कोई हालात जानते। नहीं होगा, केवल तो जात हम की लोग बात कह करते रहे हैं हैं, लोग। मैम पहला राउंड है, पहला राउंड है, पहला कहने राउंड दें, है। आप इसके बाद में देखिए, टाइम दूंगा। इन लोगों को देखिए, मैम प्लीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म कितना हुआ देश में, उनको पता है क्या? इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है? नहीं बैकवर्ड सर, में आपसे आ कुछ नहीं जाऊंगी पता है टाइम आपको। लेकर पढ़ने केवल के क्या लिए। चाहिए, आपको तो पता इतना है, है, इकोनॉमिक, इतना चाहिए। मैम प्लीज, देखिए, पहले राउंड में नहीं रिफॉर्म उठा। इकोनॉमिक सारा रिफॉर्म, आप ही में तो सोशल बना है। गजेंद्र रिफॉर्म। पाठी, पहले राउंड में अपनी बात कहिए, आप किसी पर इल्जाम न लगाएं। नहीं, पहले राउंड में अपनी देखिए, बात कहिए, आप सेकंड अलग राउंड में से ओपन कर पढ़ा दूंगा। दीजिए, सेकंड राउंड में सोशल सेकंड राउंड रिफॉर्म ओपन हो की बात जाएगा। कर रही हैं। प्लीज कंप्लीट करिए मैम, ठीक है? प्लीज। हाँ, मैं देखिए, जहां तक हमारी बात है, हमारे समर समाज की बात है, उसमें जो लोग भी हैं सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ऑलराइट, प्रोफेसर कविराज जी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट समाज के बहुत जाने माने और बड़े चिंतक हैं, पूरे देश भर में इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है इनके कामों की। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने कार्यक्रम को ज्वाइन किया। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भारत की हुकूमत संविधान संशोधन करने जा रही है और अब वो 50% का जो कैप है उसको बढ़ा के 60% कर रहे हैं और आर्थिक आधार पर आरक्षण देने जा रहे हैं। आप इसको उचित मानते हैं, अनुचित मानते हैं? ये होना चाहिए? ये 60% क्यों, 70-80% भी किया जा सकता है? क्या क्या होना चाहिए? आपकी राय क्या है? हाँ, पहले हम बता दें कि रिजर्वेशन हो जाए बढ़िया है। जो सवर्ण क्लास के लोग, ओबीसी एससी के टैलेंटेड लोग को इस आधार पे न इस नज़र से देखते थे कि ये तो आरक्षण वाले हैं, अब वो भी उसी नज़र में आ जाएंगे तो ये समानता स्थापित हो जाएगी, बढ़िया है। जी जी, वो भी आरक्षित हो जाएंगे, सब आरक्षित हो जाएंगे। पहली बात। आपकी बात ये है, मैं कहना चाह रहा था कि 10% क्यों? अभी पेपर में न्यूज है कि पूरे भारत में 12-13% जनरल क्लास के लोग हैं, तो 10% रिजर्वेशन क्यों दे दिया गया? आपने पहले काउंट नहीं किया। दूसरा, आपने 8 लाख दिया है, यानी कि 65,000 रुपया पर मंथ सैलरी पाने वाला व्यक्ति, 4.5 एकड़ लैंड रखने वाला व्यक्ति, शहर में 100 यार्ड का घर रखने वाला व्यक्ति और नॉन जो शेड्यूल्ड शहर है वहाँ 200 यार्ड का रखने वाला व्यक्ति एलिजिबल होगा। भारत सरकार की रिपोर्ट है 2004-05 में कि भारत के 77% लोग 20 रुपया पर डे के हिसाब से जीते हैं। तो ये इतना बड़ी क्राइटेरिया कैसे स्थापित की गई होगी? आप नरसिंहा राव के उस 10% वाले क्लेम को लेकर के जल्दी में इसको लॉन्च कर दिए, आपने होमवर्क नहीं किया। तो पहला प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा ये है कि संवैधानिक प्रावधान में ये उल्लेख है कि जो सोशल डिस्क्रिमिनेटेड होगा, एक्सक्लूसेड होगा, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होगा, उसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। रिजर्वेशन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को संरक्षण देने का साधन नहीं है। संविधान में ये भी व्यवस्था है कि ये भी देखा जाए रिजर्वेशन से पहले कि उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि कास्ट सेंसस पहले जारी हो, किसका सोशल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ हो, अपलिफ्टमेंट हुआ हो, तभी दिया जा सकता है। अरे ब्रजेश मिश्रा जी, एक चीज सुन लीजिए कि ये तो बिना लागू किए जान जाएंगे आप कि कोई ऐसी संस्था नहीं है जहां की सवर्ण क्लास के लोग 60 से 80% ना हो। रिजर्वेशन जो ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, इसको सरकार कितना लागू की है जी? सारी संस्थाओं में, प्रतिष्ठानों में आप देख लीजिए 40 से 60% रिजर्वेशन सीट खाली है, वैकेंट है। आप किस रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? इनको अगर आर्थिक आधार पर उन गरीब सवर्णों का कल्याण ही करना था तो ये प्राइवेट संस्थाओं में रिजर्वेशन दे दिए होते। लोग कोई कानूनी दिया है, प्राइवेट हायर एजुकेशन में तो दे रहे हैं।
हायर एजुकेशन में दे रहे हैं। अरे नहीं, प्राइवेट एजुकेशन छोड़ दीजिए, हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं जी। बहुत एजुकेटेड लोग हैं। बीरेंद्र सिंह भी हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके बहुत हैं। एजुकेटेड है। ऑलराइट बीरेंद्र, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि मोदी सरकार के इस मूव का, ये जो गरीबों को, सवर्णों के लिए आरक्षण लेकर आ रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और किस तरह का मैसेज गया इसका? ब्रजेश जी, निश्चित ही आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की नई व्यवस्था आई है, लोगों में उत्साह है, लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। सवर्ण समाज में बहुत समय से इस बात की डिमांड थी कि जो गरीब लोग हैं, जो समाज में बेहद कमज़ोर हैं, जात के आधार पर उनके साथ भेदभाव हो रहा था या जात के आधार पर वो जीवन यापन करने के स्थिति में नहीं थे, गरीब थे, उनके बच्चे आगे नहीं जा पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे थे, नौकरियों में पिछड़ रहे। तो भाई गरीबी तो जाति देख कर आती नहीं है, तो अगर सवर्ण समाज के जो गरीब लोग हैं उनको लाभ मिलेगा तो बेहतर है। 60% कैप पहुंच जाए, चाहे 70% हो जाए, लेकिन आर्थिक आधार आरक्षण का बेहद स्वागत योग्य कदम है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि जो कमज़ोर है, लाचार है, उसको मदद मिले। ये जरूर अभी मैं सुन रहा था, ये बात सही है कि 8 लाख की जो सीमा रखी गई है, इस पर सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग गांव में हैं जो 2 लाख तक की जिनकी आय नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन भी आज भी लोग जी रहे हैं, लेकिन उनको लाभ नहीं मिलता है। असली हकदार तो वही हैं। अब वो जल्दबाजी में फैसला लागू किया गया या क्या, लेकिन देखिए आरक्षण या तो हो या तो ना हो। जिस देश में चंद्रयान की बात होती है, मंगलयान की बात हो रही है, जिस देश में प्लास्टिक मनी की बात होती है ब्रजेश जी, बुलेट ट्रेन की बात होती है, वहाँ आरक्षण की बात बहुत ज़्यादा बेमानी लगती है। वहाँ नहीं लगता है कि ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल सकती है या दोनों एक। पर आप मुझे बताओ कि जिस सोसाइटी को हजारों वर्षों तक गुलाम करके रखा गया हो, जिस समाज के ऊपर इतने अत्याचार हुए हों, भेदभाव छुआछूत रही हो, उस समाज को अगर आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है तो क्या गलत है इसमें? नहीं, बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति इंसान है, किसी जात में अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति पैदा नहीं होता, उसका अधिकार नहीं है, और जात के आधार पर कोई आदमी अंधेरे में मर जाए। तो बीजेपी के इस दांव से सब चित हैं। अब बीजेपी के इस दांव से ब्रजेश जी देखिए, बैंक वाले बहुत खुश हैं। एक बैंक है, हड़ताल कर रहे थे ओबीसी बैंक वाले, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तो बोले हम ओबीसी बैंक है हमारा 60 में नाम, इसलिए हमें भी ओबीसी माना जाए और उसके तहत आरक्षण दिया जाए। अच्छा देखिए, आरक्षण की कई व्यवस्था रिजर्वेशन काउंटरों पर नहीं है, वहाँ नजर नहीं पहुंची लोगों की, नहीं तो लोग वहाँ भी कहते कि जो अपर बर्थ है वो एससी को दी जाए और एसटी बर्थ, मिडिल बर्थ एसटी को मिल जाए, और ओबीसी बर्थ, लोअर बर्थ जो है ओबीसी वालों को मिल जाए, और जनरल वाले अपनी दरी खुद लेकर आए। तो ऐसी भी व्यवस्था इस देश में संभव थी। देखिए, राजनीति सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमें वोट मिले। अब बहुत सारे लोग बड़ी हास्यास्पद बात करते हैं वीरेंद्र सिंह। हाँ, देखिए इनकी इस बात में थोड़ा सा जाति वाली बात इन्होंने की प्रोफेसर साहब। नहीं, इसके पहले भी डिबेट में वीरेंद्र सिंह इस तरह की बात बहुत हास्यास्पद है, उनसे कहिए। अरे वीरेंद्र सिंह सुनिए, आजकल नीचे वाली सीट के लिए मारामारी है, शेड्यूल कास्ट को तो ऊपर आप लोग पहुंचा ही देंगे। नहीं, आपका सम्मान है, नीचे वाली जो सीट हमारे लिए मेरे मन में हमेशा हर व्यक्ति के लिए, इंसानियत के लिए सबसे ज्यादा सम्मान रहा है, वो किसी जात में हो, अपनी इच्छा से। तो आज का आप फिर अपनी साहित्य पेश करिए वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, इंसानियत और मानवता जहाँ दम तोड़ती हो, जहाँ शक्ति हो, जिन घरों में अंधेरा हो, लोगों की जेब में 100 रुपया भी ना हो कि अपने बच्चों को खिला सकें, खिलौना दिखा सकें, और जो बड़े बड़े मॉल्स हैं उनमें घुमा सके, पिक्चर दिखा सके, लखनऊ जैसी रोशनी में जिनका जीवन कभी ना गुजरा हो, महानगरों के, उनके लिए कहता हूं कि समय आ गया है, उनका उत्थान कीजिए प्यार से, और प्रतिभाओं को मत काटो आरक्षण की तलवार से। और जाति गरीबी की कोई भी नहीं मित्रवर होती है, वह आरक्षण का अधिकारी है जिसके घर भूखी मुनिया सोती है। प्रोफेसर साहब, इनकी बात से सहमत हुआ जा सकता है? बिल्कुल, इस पे क्या है। लेकिन मेरा एक ऑब्जर्वेशन जी बोले सर। ये था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, पहली बात।
देखिए, जो सरकार ने व्यवस्था किया है कि इस आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं, ऐसे ऐसे ठेकेदार हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, इसीलिए आर्थिक आधार पर जो एक छोटे से ब्रेक के लिए सर मैं रुकना चाहता हूं, ब्रेक के फौरन उस पार आएंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इसका सोशली क्या इंपैक्ट पड़ने जा रहा है और क्या वाकई में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर मूव है जो मोदी सरकार ने किया है, और क्या वाकई में सवर्णों के अच्छे दिन आने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। सियासत में प्रारंभिक तौर पर हर बात जायज़ लगती है, चाहे वो भले कानूनी तौर पर टिके अथवा ना टिके, लेकिन गरीबी के आधार पर जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके मोदी सरकार उन गरीब सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब या पंथ के हों, उनके लिए 10% का हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन और नौकरियों में आरक्षण का ऐलान करके एक बड़ा सियासी रास्ता खोल दिया है। लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में आप देखेंगे तो 8 लाख की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, 100 यार्ड का आपके पास अगर फ्लैट या घर है उसके नीचे के अगर आप हैं तब, और अगर ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो 5 एकड़ से कम में। तो इसमें इस दायरे में कितनी बड़ी आबादी आने वाली है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी जाति, पंथ, मजहब हम देख रहे हैं, उनमें कितनी बड़ी तादाद है एक अनारक्षित वर्ग की। अगर इतना बड़ी विंडो खोली जा रही है तो क्या 10% रिजर्वेशन उनके लिए पर्याप्त है, और क्या इसको हम चुनावी स्टंट माने या वाकई में भारतीय जनता पार्टी गरीबों को आर्थिक आधार पर सोशली और इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट करना चाहती है? मकसद क्या है? राकेश त्रिपाठी जवाब देंगे। देखिए, मैं भी सुन रहा था और मैंने पहले भी कहा था कि तमाम सारे विपक्षी राजनीतिक दल जो हैं वो उसका स्वागत तो करेंगे, लेकिन इफ करके, बट करके, अगर करके, मगर करके, हालांकि करके मनसा पर सवाल उठाएंगे। लेकिन वास्तविकता में सबने इस बात को सच मान रखा है। ये सत्य भी है, जिसने गरीबी को महसूस किया है, झेला है, वंचना को झेला है। अभी मैं कविराज जी को सुन रहा था, वो कहते आर्थिक आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो गरीब है सामाजिक प्रताड़ना वो भी झेलता है, वो भी शोषण झेलता है, वो भी वंचना झेलता है। जाके पाँव न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी को जी करके आए हैं, वो जानते हैं कि गरीब होने में वंचना कितनी होती है, और आज उन्होंने इसलिए साहसिक फैसला लिया। एक सवाल ले लीजिए, क्या जातिगत आधार पर आरक्षण गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बहुत स्पष्ट किया था इंदिरा साहनी के केस में कि जाति एक ऐसी पैरामीटर है जिसके आधार पर यह माना जा सकता है कि यह क्लास पिछड़ा हुआ है सामाजिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर। लेकिन संविधान बनाते समय संविधान सभा ने भी ये कहा था कि ये क्लास वाइज रिजर्वेशन है। एक सवाल और एजुकेशनली अभी तक देखिए 50 रिजर्वेशन, एक बड़ा कंसर्न है, अभी तक 50% रिजर्वेशन है, 50% सीटें रिजर्व नहीं है। अब 10% और हो जाएगा तो एक वर्ग है जो कह रहा है कि जो सामान्य वर्ग को 50% अब तक के अवसर मिलते थे रिजर्वेशन नॉन रिजर्व सीटों के, अब आपने वो भी कम कर दिया, अब तो सिर्फ 40% बचा है। नहीं, ये उस अनारक्षित वर्ग को ही 10% मिल रहा है। ये एक ऐसा क्राइटेरिया बहुत बड़ा है ना, इसका एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढा गया है कि जिसमें आरक्षित वर्ग के हितों की किसी भी प्रकार से अनदेखी नहीं होगी, उनको किसी तरह से चोट नहीं पहुंचाई जा रही है, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो बैकवर्ड वर्ग हो, आज उसको किसी भी प्रकार से कोई चोट नहीं पहुंचाई। एक काम क्यों नहीं करते हैं? एक बड़ी डिमांड है आज सोशल मीडिया पे, जब से हम लोगों ने ये तय किया कि इस पर कार्यक्रम करेंगे, बड़ी डिमांड आ रही। डिमांड इस बात की आ रही कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को प्रतियोगी परीक्षाओं में जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है उसको भी बढ़ा के आप उसी के बराबर कर दीजिए जितना आप शेड्यूल कास्ट और ओबीसी को दे रहे हैं। देखिए, मैं अवसर उसको दे दीजिए। देखिए, कोई गलत है इसमें? देखिए, सोसाइटी में जो वंचित है, उसको अवसर दे दीजिए। हो सकता है तीसरे चौथे अटेम्प्ट में वो निकाल तैयार है इस बात के लिए, अटेम्प्ट बराबर कर दीजिए। वो सारे प्रयोग समाज में बार बार किए जाने चाहिए जिसके द्वारा जो शोषित है, जो वंचित है, उसको अवसर की समानता कैसे मिले। इसमें जितने प्रकार के प्रयोग करने की आवश्यकता है वो प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, क्या इसके पीछे राजनीति है या वाकई में भारतीय जनता पार्टी गरीबों का अपलिफ्टमेंट चाहती है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का 2019 को लेके इनकी जो बेचैनी है इलेक्शन में, वही स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और खास करके 3 राज्यों में जब से ये चुनाव हारे हैं तब से इनका ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से ऊपर गया है। और उस ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए एक ऐसा आरक्षण का बिल जो ये लाए हैं उसको ऐसा प्रचारित कर रहे हैं जैसे ब्राह्मणों और क्षत्रियों को इन्होंने आरक्षण दे दिया। दूसरी बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, राकेश त्रिपाठी जी भी बैठे हैं, विपक्ष के सहारे ही ये बिल लाया गया है
और उसी विपक्ष को आज अरुण जेटली जी जिस गुरूर में बोल रहे थे वही मैं पॉइंट आउट कर रहा था। राज्यसभा में अगर विपक्ष इनके साथ नहीं आया तो निश्चित रूप से यह बिल पास नहीं हो सकता। यानी कि यह बिल लाया गया है कांग्रेस, सपा, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, इन सब लोगों के कंधे पर, इन लोगों के सहारे ये बिल लाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप इस बात को समझिए, प्रश्न खड़े करेंगे और अच्छाई में हिस्सेदारी लेंगे। साफ नहीं है। Okay, आप all right. समझिए, आपकी नीयत साफ होती, Please cooperate. नितिन गडकरी को ये बोलना नहीं पड़ता कि नौकरियां हैं नहीं, आरक्षण लेके क्या करेंगे। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जोई सिंह जी, क्या जातीय जनगणना के डेटा हमें जारी करने चाहिए? एक सिनेरियो, एक परिदृश्य जनता के सामने आना चाहिए कि साहब ये स्थिति है, इतने लोग इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, ये इनकी जाति। ब्रजेश जी, ये आवश्यक है क्योंकि ये इतना संवेदनशील मसला है कि जब तक आप जातीय और सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का जिसका डेटा आपके पास है वो जारी नहीं करेंगे तो आपका आधार हमेशा उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं गरीबों, आप बिल्कुल आरक्षण दीजिए, लेकिन 8 लाख की सीमा, 4.5 लाख एकड़, 4.5 एकड़ खेत, क्या ये गरीब है? यहाँ पर थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए, क्यों अपने ऊपर ऐसे प्रश्न उठवाते? अच्छा, 8 लाख की इनकम पे इनकम टैक्स कितना लगता है? ये तो यही 20% के ऊपर होगा। आप ये बताइए, गरीब से 20% टैक्स क्यों ले रहे हो भैया? छोड़ दो। मैं कहता हूं कि इनकम टैक्स फ्री कर दीजिए 8 लाख तक, इसी से बहुत सोशली अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। इसमें जो भी सर्टिफिकेट बनेगा वो हम लोगों में से भी जो जिसकी इनकम या जिसका मुझे लगता है रुतबा ज्यादा होगा वो बनवा लेगा, तब भी छूट जाएंगे बहुत सारे लोग। तो थोड़ा सा आप अपना होमवर्क कर लीजिए। ये चुनावी भाषण नहीं है, लोगों का मसला है। और मैं तो दुखी हूं कि आपने आरक्षण दिया भी, आपकी मंशा नहीं है, आप हर चीज को सीबी पांडे साहब, क्या इसमें कितनी बड़ी आबादी आ जाएगी इस 10% रिजर्वेशन में? और जो क्राइटेरिया भारत की सरकार तय कर रही है, सभी जाति, पंथ, मजहब अगर हम जोड़ देंगे तो ये तो बहुत बड़ी तादाद हो जाएगी। 8 लाख का जो क्राइटेरिया है उस पर तो इनकम टैक्स का डाटा भी आ गया कि इनकम टैक्स 8 लाख के इनकम पर जो देने वाले हैं उनकी संख्या 1,92,00,000 है। सिर्फ 1,92,00,000, जहाँ के पूरे 1.5 अरब की आबादी हो गई है, उसमें 1,92,00,000 इनकम टैक्स देते हैं। जो तो ये तो अच्छा है, सबको रिजर्वेशन, सबको रिजर्वेशन, हर आदमी पर 10% इधर है। ये रेशनलाइज नहीं, ये जो दे तो दिया गया, ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। एक बात मैं साफ कहूँ कि अधिक से अधिक लोग इसमें आ जाएंगे तब तो हमको फायदा होगा, लेकिन रेशनलाइज नहीं है। देखिए, रेशनलाइज इसलिए करना है, अगर रेशनलाइज चाहते हैं कि आप गरीबों को आरक्षण क्यों दे रहे हैं? गरीबों के लिए आरक्षण दे रहे हैं कि एजुकेशन उनके पास फैसिलिटी नहीं है, कंपटीशन देने की फैसिलिटी नहीं है, कोचिंग की फैसिलिटी नहीं है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते। यही तो रेशनल है उसके पीछे कि वो कम्पीट नहीं कर सकते और लोगों के साथ। तो ये रेशनलाइजेशन के लिए ये सब देखिए, पूरे आरक्षण व्यवस्था को एक बार रिन्यू करना पड़े, पूरे आरक्षण व्यवस्था। मैं समझ एक छोटे 1 मिनट बाद आपको देखो, दलितों में भी अब आपको लगना पड़ेगा गरीबों को दीजिए, पिछड़ों में भी गरीबों को दीजिए और अगड़ों में भी गरीबों को दीजिए। अब देखिए, आप बाहर करिए ना कुछ लोगों को, आरक्षण के फायदे से कुछ लोगों को जब तक बाहर नहीं करेंगे तब तक ये एक और डिमांड आ रही है जो मैंने अभी ब्रेक के पहले, और एक और बात है, आप जो प्रतियोगी परीक्षाओं में समान अवसर सभी को क्यों नहीं मिले? कहाँ मिला? अब उसमें भी आरक्षण का क्राइटेरिया, उसमें अलग अलग क्राइटेरिया है। अभी बताइए आप एक बात, किसी को 26 साल, किसी को 32 साल। सवर्णों को तो अब माल हो गए। सवर्ण जो पैसे वाले हैं वो मजे मारे पैसे का, और गरीब हो गए तो आरक्षण है। लेकिन दलितों में क्या है? दलित में जो पैसे वाले हैं वो तो पैसे खूब मौज करें और आरक्षण मिले। दलित के आरक्षण गरीबों को तो अब कोई फायदा ही नहीं मिलने वाला है, पिछड़ों को, गरीबों को कोई फायदा ही मिलने वाला नहीं है। अगर अनिल दुबे जी, क्या जातिगत जनगणना पहले हो जाए, गरीबों को दीजिए, सबकी आबादी तय हो जाए, किसका सोशली इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट हुआ है अथवा नहीं हुआ है, पहले हम ये तय कर लें, समानता के अवसर तय कर लें, तब इसको लागू हो तो ज्यादा बेहतर है। और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है वो किया जाए, या फिर ये गरीबों को वाकई में ये रिजर्वेशन सिस्टम, कोटा सिस्टम ठीक कर देगा? नहीं, ये केवल इतने से नहीं हो पाएगा। आबादी जनगणना के हिसाब से करना पड़ेगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जिसका हक बनता है वो उसको मिलना चाहिए। लेकिन यह विषय जो ये लाए हैं, जिस पर आपने चर्चा की है, ये भी एक विषय है। लेकिन इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी, राकेश जी कहेंगे कि हमारे पे इफ एंड बट लगाया जा रहा है। इफ एंड बट लगाने वाला काम ही आपने किया है। अगर ये समय रहते लाए तो क्या करें? आपसे पूछ के किया करें? नहीं, क्यों नहीं पूछ के करेंगे सर? आप सबका सहयोग लोगे, आप कहोगे कि आप जो है उसकी अच्छाई लेना चाहते हो, और क्या आप सर्वदलीय बैठक नहीं बुला सकते थे? आप सर्वदलीय बैठक में ये ला करके एजेंडा नहीं रख सकते थे?
जब आपका बहुमत नहीं है, चर्चा में रखिए ना विषय, संसद नहीं, में आपको चर्चा हो पहले रही है, अब सर्वदलीय अपना बैठक बुला के चर्चा नहीं है करनी ना। चाहिए आपको आपको बुलाना चाहिए था ना। इनके ये सरकार की जिम्मेदारी और बनती है। सहमति आपका मन अगर लोकतंत्र साफ का होता, आधार है। पहले बोलें आपका मन अगर साफ होता, आप अगर वाकई आप हमदर्द होते तो आप सर्वदलीय बैठक बुलाते या विशेष सत्र बुलाते और उसमें जो है इसको रखते। ओके, इसके तकनीकी और कानूनी पक्ष को हम जरा प्रतीक सोम से समझ लेते हैं। प्रतीक जी, आप मुझे ये बताओ कि 8 लाख की इनकम का क्राइटेरिया, 5 एकड़ जमीन का क्राइटेरिया, 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट हो या फिर 200 यार्ड का आपके पास नॉन नोटिफाइड एरिया में जगह हो, तब आप इस रिजर्वेशन सिस्टम के गरीबी के आधार पर माने जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी आबादी आ जाएगी इस सिस्टम के भीतर और इस रिजर्वेशन 10% के भीतर? ब्रजेश जी, मेरे को लगता है ये बिल बहुत जल्दबाजी में बनाया गया है और जैसे जूही जी बोल रही थी कि शायद होमवर्क सरकार ने नहीं किया है। मैं आपको आज एक फैक्ट बता देता हूँ, आप चाहे उसको ब्रेकिंग न्यूज चला लेना। मैंने अभी ये अमेंडमेंट बिल पढ़ा है, उसमें सरकार ये कहती है कि हम अमेंडमेंट लाएंगे कि ये रिजर्वेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उसके ऊपर भी अप्लाई होगी। एज अ लॉ प्रैक्टिशनर और एज ऑफिसर ऑफ कोर्ट मैं क्लियरली कह सकता हूं, पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 7 जजों की बेंच ने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि अगर आप कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, आप सरकार से कोई मदद नहीं ले रहे, कोई एड नहीं ले रहे, सरकार के पास कोई हक नहीं है आपके ऊपर इंपोज करना रिजर्वेशन। मेरे को नहीं लगता कि सरकारी वकीलों ने, इनके एडवाइजर्स ने इनको ठीक एडवाइस दी है। इतना बड़ा ब्लंडर, ये इस चीज पे ही स्ट्रक डाउन हो जाएगा। आई कैन कम ऑन रिकॉर्ड एंड से कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। आर्टिकल 15 के अंदर आप ये इंपोज नहीं कर सकते कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जबकि इतना क्लियरली आज के बिल में लिखा है वेदर एडेड और अनएडेड। एक किसी भी अच्छे लॉयर को ये पता होगा कि पीए इनामदार की जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें बड़ा क्लियर है कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर ये चीज इंपोज नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो ट्रांसजेंडर्स का केस हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत अपना रुख या व्यू ये बताया है कि सरकारों को सोशल बैकवर्डनेस के अलावा भी दूसरी तरफ देखना चाहिए, जहां पे एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया हो रिजर्वेशन देने का। ये अभी रिसेंट जजमेंट में एक जो मैंने बेसिक सवाल आपसे किया था, जस्ट मैं आ जाऊंगा आपके पास। मुझे पता है आप भी अधिवक्ता हैं पेशे से, ये राकेश त्रिपाठी भी अधिवक्ता है, बेचैन हो रहे हैं, मैं दूंगा इनको टाइम। लेकिन एक मुझे आप सवाल का जो मैंने बेसिक आपसे पहला प्रश्न किया था प्रतीक, कि क्या एक बहुत बड़ी आबादी सिर्फ इस 10% के भीतर आ जाएगी? क्योंकि 8 लाख का इनकम टैक्स देने वाले कितने लोग हैं इस देश में? एब्सोल्युटली। जब हमारे टैक्स पेयर्स ही 3 या 4% है, तो आप ये मानो कि 95% के लिए रिजर्वेशन हो गई। इसके तो 95% को आप 10% क्यों दोगे? थोड़ा ज्यादा दे दो। ऑलराइट, राकेश त्रिपाठी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे 20 सेकंड में। बाकी गेस्ट इनकम टैक्स का जो दायरा है ना, उसमें भी लगभग दोगुने की वृद्धि हुई है नोटबंदी के बाद। इनकम टैक्स के मामलों में जिस प्रकार से इनकम टैक्स रेट कर रही है, अभी इसमें भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। उन्होंने एक बात, दूसरी ईमानदार वाली जो उन्होंने कही है, हाँ, कानूनी पहलू आरटीई एक्ट जब आया है तो निजी संस्थानों पर भी लागू हुआ है। निजी संस्थानों को तमाम प्रकार की सरकारी सहूलियतें मिलती हैं, उनको लैंड मिलती है, उनको तमाम प्रकार की सरकारी सुविधाएं मिलती है, वही है जो तमाम टैक्स छूट मिलती है। निजी संस्था है, दायरे से बाहर है, ऐसा नहीं है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 7 जजों की बेंच का ऑर्डर है, 7 जजेस बेंच। ऑलराइट, प्रतीक रिस्पॉन्ड करें। आप राकेश की बात का रिस्पॉन्ड करें प्लीज। प्रतीक गो अहेड। राकेश जी, 7 जजेस बेंच का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बहुत ही क्लियरली क्रिस्टल क्लियर करता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे गवर्नमेंट ये रिजर्वेशन इंपोज नहीं कर सकती। आज के एक्ट में आप पढ़िए, 4th 5वीं लाइन लिखी हुई है, वेदर एडेड और अनएडेड। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। नहीं ठीक है, मैं समझ गया। जिसको बहुत इंटरेस्ट होगा वो डीप पे जाके इस आदेश को पढ़ भी लेगा। जी राकेश जी का कोई जवाब है? नहीं, मैंने पहले ही कह दिया ना, पर बात करिए। आज फैक्ट पे ही बात कर रहा हूं। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, दोनों एडवोकेट हैं, निपट लो आपस में। संस्थानों को बहुत सारी ऐसी सहूलियतें मिलती है सरकारों के द्वारा, वो रेगुलेटरी बॉडी से अपने आप को अलग नहीं कर सकती है। सरकार के नियम कानून उन पर भी लागू फ्री में जमीन नहीं मिलती मैम, पैसे देके मिलती है। कानून बना रही है तो वो कानून सब पर अप्लाई करेगा। ऑलराइट, अरुण राजभर मैम प्लीज। ऑलराइट, अरुण राजभर, देखिए अब तो 10% आरक्षण आ गया है और एक बड़ी आबादी को जो गरीब है उनके लिए आ गया है। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि आपके अपने एजेंडे का क्या होगा। अब
वो तो रिपोर्ट पेंडिंग है। देखिए, अब कैसे करोगे? सब लोग आपने तो कहा था लागू नहीं हुआ तो ये की कर बात डालूंगा, कर वो रहे कर हैं। डालूंगा। अब तो कुछ हो नहीं रहा, आपकी रिपोर्ट तो सभी लोग पेंडिंग है। गरीबों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, और जो आईएएस हो गया, जो पीसीएस हो गया, जो डॉक्टर हो गया, जो मास्टर हो गया, जो राष्ट्रपति हो गया, जो राज्यपाल हो गया, वह आरक्षण छोड़ना नहीं चाहता है। जब तक वह आरक्षण नहीं छोड़ेगा तो गरीब के पास कैसे पहुंचेगा? आपके पिताजी मंत्री हो गए, आप अरे आरक्षण छोड़ोगे? मुझको आरक्षण आपके जरूरत पिताजी नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर हैं यूपी मुझको वो गवर्नमेंट तो में, आप छोड़ोगे? शैक्षणिक योग्यता लेने के लिए आप अगर मेरे हमको सवाल का 40,000 जवाब दे दो, मिलता आप है, छोड़ोगे या तो नहीं हम अच्छी छोड़ोगे? तरह मैं छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। कसम खाओ कि छोड़ मैं दोगे? छोड़ दूंगा। मैं आरक्षण का लाभ नहीं लेता हूं और ना ही लेना चाहता हूं। आरक्षण उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको आरक्षण मिलनी चाहिए। लेकिन आज आरक्षण कोई छोड़ना नहीं चाहता। रामविलास पासवान आरक्षण का लाभ आज भी उठा रहे हैं, आज भी ममता बनर्जी आरक्षण का लाभ उठा रही है, आज भी राज्यपाल जो हो गया वो भी आरक्षण का लाभ कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। तो आरक्षण कहां से दे पाएगा गरीब को? आज जितनी भी नौकरियां सरकारी में आ रही हैं, कहां खाली पद पड़े हैं कि आप वहां दे दें गजेंद्र नौकरी। पाठक, क्या इससे सोशली और इकोनॉमिकली गरीब सामान्य वर्ग का अपलिफ्टमेंट हो पाएगा? इस 10% से क्या जीवन बदल पाएगा लोगों? सरकार के इस कदम का स्वागत होना चाहिए। देखिए, सामान्य रूप से जब आप देखते हो, समाज में आते हो, तो बहुत सारे, ये नहीं है कि मैं लेकर के ब्राह्मण हूं तो इसलिए, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, सिख हो, सभी लोग, जितने भी सामान्य वर्ग के लोग उसमें आते हैं, उनमें भी तमाम गरीब लोग हैं। इतने निर्धन लोग हैं कि आप उनको, यहां तक आप ये देख लीजिए, मुसलमानों के विषय में ऑलरेडी 2-2 लेकर के कमेटियों की रिपोर्ट आई कि इनकी हालत दलितों से बदतर है। लेकिन रिजर्वेशन की बात आएगी तो भाई वो एक धर्म हो गया, एक वर्ग हो गया। पर इस 10% में तो वो भी हैं, बिल्कुल है, तो आर्थिक आधार पर और उनको देखिए, उन हर हालत में उनको एक साथ आना ही पड़ेगा। वो मजबूर हैं। हम लोग क्या हैं? मजबूर हैं। हम यहां पर अगर आकर के अपने समाज की, समर समाज के गरीबों की बात कर रहे हैं तो लोगों को लग रहा है ये क्या हो गया। देखिए, इसमें राजनीति हो रही है अब यहां पर। अच्छा, एक बात और है, मैंने डिबेट में एक सवाल उठाया था, 2 चीजें, कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अवसर समान मिलने चाहिए या अथवा नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आपकी बात से लेकर के सहमत हूं मैं। जो भी संसाधन, जो भी रूल उनके लिए है, वही हमारे लोगों के लिए भी, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। सरकार से हम लोग लगातार मांग, अरे उसका भी तो हिसाब दोगे, जो 1000 सालों तक गुलाम रखे हो इन लोगों को। किसको? उसका भी तो हिसाब दोगे। उनके रिजर्वेशन का तो समर्थन करते हैं हम, जो हमारे दबाया इनको, भेदभाव किया इनके साथ, जो हमारे छुआछूत अनुसूचित जनजाति के लोग किए, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया, इनको दबा के रखा, गुलामों जैसा व्यवहार किया। सर 50 साल तक, आज इनको कुछ सालों के लिए रिजर्वेशन मिल गया तो कितनी सर तकलीफ 100 हो रही साल है तक दिया जाए, अब भी आगे भी सर। प्रोफेसर कविराज, प्रोफेसर कविराज, कविराज, आप इन्हें रिस्पॉन्ड करें सर। और दूसरा एक सवाल डिबेट में निकल कर आ रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अवसर समान कर दिए जाएं। मैंने कहा अब हमको भूल गए। नहीं, अरे आपको कैसे भूल सकता हूं सर, आप डिबेट का महत्वपूर्ण अंग हैं। बस सर 2-3 पॉइंट हम बताना चाह रहे थे जो डिबेट में शायद आया नहीं। ये जो 50% की सीलिंग सुप्रीम कोर्ट ने किया था, ये 1992 की सीलिंग नहीं है, ये 1962 में आई थी। एक मुकदमा आया था MR करके आया था बालाजी, MR बालाजी और वर्सेस मैसूर, स्टेट ऑफ मैसूर का। उसमें उसने सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि कोई भी इस तरह का स्पेशल प्रोविजन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, और सेम 30 साल के बाद वही इंदिरा सहानी में आया था। दूसरा, लोग ये लॉजिक देते हैं कि अगर 50% सीलिंग को आप पार कर जाएंगे, तो उदाहरण देते हैं तमिलनाडु का कि वहाँ 69% रिजर्वेशन है जी। 2007 में IR झाइलो वर्सेस तमिलनाडु स्टेट का ही मैटर है, जिसमें 69% को कंप्लेन किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट उस समय एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि जो भी संविधान में चाहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा, वह जुडिशियल रिव्यू में आएगा। और दूसरा पॉइंट है, जो लोग ये कह रहे हैं कि 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए, 9th शेड्यूल को भी जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में अरिजीत पशायत ने ले आने की बात कही है। तो आपको ये लगता है कि ये कोर्ट में 10% अब इस अमेंडमेंट का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? कोर्ट में हो नहीं सकता, होगा। ऑलराइट, प्रतीक सोम, ये संभव है? बेसिक स्ट्रक्चर, प्रतीक सोम, आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। केशव नंद भारती,
केशव नंद भारती 24 अप्रैल 1973 जब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का बना, सर ये इसको जुडिशियल रिव्यू में आ सकता है? जुडिशियल रिव्यू तो होगा, कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, कोर्ट बिल्कुल इंटरवीन करेगी, लेकिन कोर्ट, मेरा जो माना पर्सनली कि इसको कोर्ट ऐसा नहीं है कि आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण दे रहा और इतने मासेज में दे रहा गरीबों के लिए, तो कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन करेगी, व्याख्या करेगी। अब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने बहुत कीमती वक्त आज के कार्यक्रम के लिए निकाला और एक सामाजिक विषय पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम सब ने अपने अपने बातें आपकी सुनी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। थैंक यू।